Good morning, all. Let us start with the standard costing topic in our costing subject of Group 2. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या टॉपिक है, उसके अंदर क्या है, तो उसके लिए मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ. लेट अस सी. आप देखिएगा कॉस्ट हमारा जो कॉस्टिंग है उसके अंदर एक आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और दूसरा आता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग. अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या क्या है, तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आपका बेसिक कॉस्टिंग आता है. वो मेथड्स मैंने शायद आपको बताई थी, सुन लीजिए. उसमें आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चौथा है जॉब कॉस्टिंग, पांचवा है बैच कॉस्टिंग एंड छठा है यूनिट कॉस्टिंग. ये है ना मेथड्स है. ये मेथड से आप क्या सीख पाओगे कि भाई कॉस्ट कैसे डिसाइड करते हैं, कॉस्ट का टोटल कैसे आता है ना. ये सभी डिटेल में एक एक चैप्टर है, आपको ग्रुप 1 में आएगा. बट जब मैं टेक्निक्स की बात करता हूं तो टेक्निक्स के अंदर तीन टेक्निक ही है. एक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरे का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड तीसरे का नाम है बजटरी कंट्रोल. अब ये तीन जो है मेथड्स, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी, सॉरी टेक्निक्स है. वो टेक्निक्स जो है स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी, उसका सोल पर्पस है कॉस्ट का कंट्रोल करना, है ना. तो ये तीनों टेक्निक जो बेसिक है उनका पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द कॉस्ट, है ना, टू कंट्रोल द कॉस्ट. एंड ये जो मेथड्स है उनका पर्पस क्या है, टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ कंट्रोलिंग पर्पस है, यहाँ कंप्यूटेशन इज द पर्पस. ठीक है, तो कॉस्टिंग की टेक्निक्स बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बनती है. अब आपको लगेगा कि सर कंट्रोलिंग क्या होता है, तो कंट्रोलिंग का बड़ा सिंपल मीनिंग है, जरूरत से ज्यादा खर्चा ना हो जाए उसको भी कंट्रोलिंग बोलते हैं. एंड जितना जरूरी है उससे कम खर्चा ना करो आप, वो भी एक टाइप का कंट्रोलिंग है. क्योंकि जरूरत से कम खर्चा होता है ना, तो क्या प्रॉब्लम आती है मालूम है आपको, क्वालिटी नहीं मिल पाती. जहां आपको जो जरूरी खर्चे है, वो सपोज आप बीमार हो और आप अपने हेल्थ के लिए सपोज आप कॉशियस हो, बट क्या है पैसे नहीं खर्च करने आपको, तो क्या होगा, आप ज्यादा बीमार रहोगे, है ना. आप ज्यादा बीमार रहोगे तो वहां पैसे खर्चने चाहिए, जहां जरूरी है वहां पैसे खर्च करने चाहिए आपको. बट जहां आप एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च कर रहे हो वो गलत है. तो कॉस्ट कंट्रोलिंग क्या होता है कि जहां एक्स्ट्रावेगेंटली खर्चा हो रहा है उसको बोला जाए कि भाई तू एक्स्ट्रावेगेंटली खर्चा मत कर, तू उसको रोक, ये ज्यादा हो रहा है उसको बंद कर. तो ये ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको रोकना. एंड जो कम खर्चा हो रहा है ना, उसको आप इंसिस्ट करो कि जितना जरूरी हो एटलीस्ट तुम इतना खर्चा तो करो ही करो. क्यों, क्योंकि वी वांट टू आल्सो गिव द क्वालिटी. तो इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. और ये कंट्रोलिंग पर्पस के लिए तीन चैप्टर्स बने हैं, तीन टेक्निक है कंट्रोलिंग की. एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरी है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरी है बजटरी कंट्रोल. वन ऑफ द स्टूडेंट जस्ट आस्क थ्रू अ चैट कि भाई सर इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा. हाँ, सभी को मिलेगा, अभी मैंने किसी को नहीं दिया है, सो वेट टिल दैट. अभी चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जहां उसके मटेरियल की जरूरत होगी आई विल फ्लोट यू, सभी को मिल जाएगा.
सो राइट नाउ लेट अस स्टार्ट कि भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ कंट्रोलिंग टेक्निक दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि आपको कंट्रोल करना है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब है ना, ये बजटरी तो मैंने आपको पढ़ाया और उसके 9 लेक्चर है, यू कैन सी ऑन अवर ऐप। बट ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आज से आप लाइव सीख रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे सुनील सर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 ही आपके कोर्स में है। इसके अलावा एक चौथा चैप्टर है लर्निंग कर्व जो आपके कोर्स के अंदर है कॉस्टिंग में, ग्रुप 2 में। चलो, तो अब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट इज देयर इनसाइड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या है? तो लेट अस स्टडी कि व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है? तो ये टेक्निक ऐसी है कि जिसके अंदर है ना, आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो खर्चे का, इवन रेवेन्यू का। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है? बाय द वे, ये शब्द को मेरे को समझाना है पहले। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? तो स्टैंडर्ड का आप जो मीनिंग निकालते हो ना, तो ऐसा शायद आपके माइंड में ऐसा हो कि भाई स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो मैं बता देता हूँ, स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि एक प्रूवन प्रोसेस, एक प्रूवन प्रोसेस। अब जिसको एवरीवन अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा। आप सपोज कोई कपड़ा, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का आप बाय करते हो। फॉर एग्जांपल रेमंड। रेमंड इज अ वेरी बेस्ट ब्रांड ऑफ द क्लोथ्स। अब उसके कपड़े आप लोगे ना, और सपोज आप सिलाओगे, उसके उसका क्लोथ बाय करोगे और उसके कपड़े सिलाओगे, तो आपको है ना 4-5 साल तो वो कपड़े चलेंगे ही चलेंगे, कुछ नहीं होगा उसको। अब ये क्या है? ये ब्रांडिंग है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रांडिंग। एक प्रकार से ब्रांड है। अब है ना, ये क्यों? दूसरे भी बहुत सारे क्लोथ मिल रहे हैं, बट ये क्यों? तो इसने प्रूव किया है कि भाई अपने क्षेत्र में वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि भाई ये जो रेमंड की ब्रांड है, उसका कपड़ा आप पहनोगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा टिकेगा। उसके कलर वगैरह में इफेक्ट नहीं आएगी। 4-5 साल तक सेम टाइप का आपको लगेगा। बराबर है। सिमिलरली सपोज जूते हैं, तो उसमें वुडलैंड है। बहुत सारे जूते में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। इवन वॉचेस, आप जो वॉच पहनते हो उसमें भी बहुत सारी, टाइटन जैसी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब ये सब प्रूवन है। इवन सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जा रहे हो, इवन मोबाइल में सपोज आप एप्पल का फोन आप यूज कर रहे हो, तो आप समझ लो ये सब चीजें कैसी है। दिस ऑल थिंग्स आर हाउ प्रूवन। ये प्रूवन चीजें है ना। मार्केट में इसीलिए उसकी प्राइस ज्यादा है और लोग ज्यादा इसलिए खरीदते हैं कि वो टिकाऊ है ना, वो प्रूवन है, टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे। तो कहने का मीनिंग, स्टैंडर्ड का मीनिंग हम ऐसा ही बोलते हैं कि इसका टेस्ट स्टैंडर्ड है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि एक प्रूवन प्रोसेस है उनका, कि जो अब उनको ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। तो ये इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो सिमिलरली कॉस्ट के अंदर स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कॉस्ट के अंदर स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि हमारे जो प्रोसेसेस है, वो हमने वो लेवल के स्टैंडर्डाइज करके रखे हैं कि अब है ना, इससे ज्यादा मटेरियल का खर्चा नहीं होगा, इससे ज्यादा लेबर का खर्चा नहीं होगा, इससे ज्यादा ओवरहेड्स नहीं होंगे, है ना। एकदम प्रूवन। इतने सालों का एक्सपीरियंस हमने यूज किया। मैं बताऊं, आप बहुत सारी चीजें देखते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज मेरे को कुछ घर में कुछ चीजें सपोज बनानी है, गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट के लिए सब्जी बनानी है। तो मम्मी को है ना सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि हमें ना घर के 4 या 6 लोग हैं, तो हमारे लिए सपोज ये सब्जी बनानी है तो 1 किलो चाहिए। बट अब 2-4 गेस्ट ऐड हो रहे हैं, तो हमको कितनी, 1.5 या 1.25 किलो कितनी चाहिए, वो उनको एक मेजरमेंट होता है ना। ये क्या है? ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आ गया। उसमें वो सब कुछ देखते हैं, नॉर्मल लॉस भी देखते हैं कि ये सब्जी मैं लाऊंगा तो उसके अंदर ये तो नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। आप सपोज कोई भी सब्जी ऐसी लाओ जिसमें दाने हैं, तो उसके छिलके निकल जाते हैं। तो आप सपोज भले 1.5 किलो लाओ, बट उसमें से दाने कितने निकलेंगे? 1 किलो। आप समझो। तो कहने का मीनिंग क्या है कि एक आइडिया होता है उनके माइंड में कि इतना करना है तो हमको इतनी चीजें इतना लाना पड़ेगा। तो दे कंसिडर नॉर्मल लॉस, दे कंसिडर नॉर्मल कंजम्पशन, है ना। दे कंसिडर इवन एफिशिएंसी। अब है ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें बनानी है ना, तो सपोज घर में मेरी बहन भी है और मम्मी भी है। अब भाकरी या रोटी बनानी है, तो अगर मम्मी बनाती है तो मम्मी का स्पीड ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है मालूम है?
कि मम्मी को इतनी चीजें बनानी है तो हम बोलेंगे कि भाई मम्मी इतना काम है ना 15 मिनट में कर लेगी, बट वही वही चीज मेरी बहन बनाती है तो उतना ही काम करने में उसको 25 मिनट लगती है। तो ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी एक्सपीरियंस बेस्ड आती है। और है ना, जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो ये एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखते हैं कि सपोज मैंने ये टीम लगाई है इतना प्रोडक्शन करने में, तो इतने घंटों में काम हो जाएगा। बट अगर मैं टीम में ये लोगों को लूंगा तो मेरा इससे ज्यादा टाइम भी लगेगा, इससे कम टाइम भी लगेगा। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए आप प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट को कंप्यूट करते हो कि ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये मेरा रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना होगा, ये वेजेस का मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, ओवरहेड्स का मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा। तो ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आप अपना एक्सपीरियंस लगाते हो, स्टैंडर्ड में आप नॉर्मल लॉस को भी ध्यान में लेते हो, स्टैंडर्ड में आप एफिशिएंसी को भी ध्यान में लेते हो, स्टैंडर्ड में आप सीजनल फैक्टर्स को भी ध्यान में लेते हो। मैं आपको बताऊं, ये जो नवंबर से लेकर के मार्च तक का सीजन है ना, फेब्रुआरी तक सॉरी, जहाँ ठंड रहती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, वहां है ना फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। रीजन क्या है? नॉर्मल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में ना ये प्लीजेंट एटमॉस्फेयर कहा जाता है ना, गर्मी नहीं लगती उतनी ज्यादा। तो ठंडक है, तो ठंडक में आदमी है ना काम अच्छे से कर पाएगा। बट अगर मार्च शुरू हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। अब गर्मी ज्यादा होगी, आदमी घर से इधर आएगा ना, उसमें ही पसीना पसीना हो जाएगा उसको, है ना, एकदम उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी पीना पड़ेगा और पसीना होगा, फिर उसको काम करना है, तो है ना उनका एफिशिएंसी वो महीनों में कम होता है वर्कर्स का, है ना, जबकि ये महीनों में ज्यादा होता है। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सोच रहे हैं ना, वो लेबर कॉस्ट जब प्रिडिक्ट करेंगे ना, तो वो क्या सोचेंगे कि इतना आउटपुट बनाना है ज्यादा, तो है ना नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ज्यादा बना लो, क्योंकि ये वर्कर्स कम टाइम में भी इतना ज्यादा बना देंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है। बट आप यही चीज अगर मार्च अप्रैल मई जून में करोगे तो ये वर्कर्स की एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी, तो उस टाइम उनको ओवर टाइम करा के भी काम करना पड़ेगा, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें आप जब कॉस्ट प्रिडिक्ट करते हो तो आपको ध्यान में रखनी है। तो यही है आपका स्टैंडर्ड, है ना। अब है ना खर्चों के स्टैंडर्ड फिक्स करते हो आप कि मटेरियल कॉस्ट तो इससे ज्यादा होगा ही नहीं, लेबर तो इससे ज्यादा होगा ही नहीं, ओवरहेड तो इससे ज्यादा होगा ही नहीं। और मैं जब बोलता हूँ इससे ज्यादा होगा नहीं, उसमें आपने कंटीजेंसी को भी ध्यान में रखा हुआ है कि कोई ऑड वन सिचुएशन आ गई तो उसमें भी वो ऑड सिचुएशन आती है तो भी ऑन एन एवरेज इतने से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो ये चीजों को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? तो कंपनी के अंदर कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऐसे स्टैंडर्ड्स फिक्स करता है कि भाई मटेरियल में कौन तो इतना, लेबर में इतना। तो सर वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं? नहीं, डायरेक्टर्स है ना एक आइडिया देते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर्स आर मैनेजरियल पर्सन। सही में रूट लेवल पे काम करने वाला आदमी कौन है? जो फैक्ट्री में काम करता है। मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ ना राइट नाउ, ये पूरा चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम प्रोडक्शन इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं। तो सच में काम कौन कर रहा है ना? टॉप मैनेजमेंट तो काम कर ही रहा है, बट फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन कौन कर रहा है? तो प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन हेड, वो पूरा देखता है। और सच में काम तो वर्कर्स कर रहे हैं, बट वर्कर्स का के पास से प्रॉपर काम करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोडक्शन मैनेजर का है। तो है ना वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर से प्रोडक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई आपका प्रोडक्शन का ओवरहेड कितना होगा। सिमिलरली कोई मार्केटिंग या सेलिंग का काम कर रहा होगा, उसके हेड को बुला के वो सेलिंग का ओवरहेड बोलेंगे कि भाई तू सेल्स ओवरहेड बता दे कितना होगा। सपोज कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज है, तो उससे पूछ के हम डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे निकाल लेंगे। सपोज कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उनसे हम पूछ लेंगे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना होगा। फिर कोई परचेज डिपार्टमेंट है, वो परचेज डिपार्टमेंट में है, उससे हम है ना रॉ मटेरियल का परचेज का पूछ लेंगे, है ना। तो इवन कोई सपोज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट में एचआर का आदमी है, तो उससे हम पूछ लेंगे कि वर्कर्स का वेजेस वगैरह कितना रहेगा। तो इन शॉर्ट आप क्या करते हो? टॉप मैनेजमेंट है ना इन लोगों को डायरेक्शन देता है, और सच में ये लोग ही अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हैं और बोलते हैं। मार्केटिंग वाला या सेल्स वाला बोल देगा कि सर मेरे हिसाब से अगर इतने यूनिट बनाने हैं ना तो हमारे सेल्स का खर्चा इतना होगा, मीन सेलिंग ओवरहेड इतना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोलता है कि सर अगर इतने यूनिट ट्रांसपोर्ट करने हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इतना होगा, इन टोटल एंड पर यूनिट ऑल्सो। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बताएगा कि सर इतने यूनिट बनाने हैं तो हमारा प्रोडक्शन का खर्चा पर यूनिट इतना होगा एंड इन टोटल इतना होगा। सिमिलरली परचेज डिपार्टमेंट का कि अगर मेरे को इतने यूनिट्स परचेज करने हैं सर तो मैं इतने में ले पाऊंगा।
तो ऐसे सभी लोगों का एक्सपीरियंस का यूज करके हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भाई मटेरियल, ये पहली फिनिश प्रोडक्ट बनानी है, उसमें मटेरियल का खर्चा इतना, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना, ऐसे अलग अलग ओवरहेड है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सभी ओवरहेड है। तो ये सभी का हम उनके उनके एरिया के एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि भाई आपका कितना खर्चा होगा, एंड वो अपना एक एस्टिमेट देगा। ये स्टैंडर्ड्स है ना, ये एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड इन द सेंस कि प्रेडिक्शन ही है ना, अभी तो आपने डिसाइड किए है कि इतना खर्चा होगा। फिर क्या होता है कि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि इतना खर्चा होगा, तो आपने टोटल कॉस्ट डिसाइड कर ली। फिर आप उस पे अपना रीजनेबल प्रॉफिट भी ऐड करोगे, है ना, तो वो प्रॉफिट ऐड करोगे और उसके बेस पे आपने एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ली। सच में ये सब है ना प्राइसिंग प्रोसेस के पार्ट है ना। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग बनाना है तो प्राइस फिक्स करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट जाननी पड़ेगी, एंड वो कॉस्ट जो है उसके लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी, है ना, उसकी कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो आप है ना एक बार प्रिडिक्ट करोगे कि भाई इतना इतना स्टैंडर्ड खर्चा है, उस पर इतना प्रॉफिट और उसके हिसाब से इतना सेलिंग प्राइस, है ना। फिर क्या होता है कि एक्चुअल काम होता है, ये सब एडवांस में डिसाइड, जैसे बजट एडवांस में बनता है, ऐसा स्टैंडर्ड कॉस्ट भी एडवांस में डिसाइड होता है। फिर क्या होगा, फिर आप एक्चुअल कॉस्ट इंकर करोगे। फिर है जनवरी फरवरी मार्च का हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दिया, फिर हम एक्चुअली कॉस्ट को इंकर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई जनवरी में इतने यूनिट बनाने का हमारा इतना खर्चा होना चाहिए था एज पर दिस स्टैंडर्ड्स, बट हमारा एक्चुअल खर्चा तो उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ, जो भी हुआ। और वो जो कम या ज्यादा होते हैं ना, उसको बोलते हैं वेरिएशंस या डेविएशंस। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशंस या फिर डेविएशंस। इसीलिए ये चैप्टर का नाम है ना वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस मींस वेरिएशन का एनालिसिस, कि हमने स्टैंडर्ड इतना डिसाइड किया था, उसके सामने एक्चुअल ये हुआ, अब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो उसका पूरा एनालिसिस, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएंस एनालिसिस। कुछ कुछ लोग उसको वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता ही ये है कि आप ना स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो कि भाई इतने यूनिट बनाने का इतना, अब उसके सामने एक्चुअल यूनिट भी कभी कभी प्लस माइनस हो जाते हैं। कैसे सर, सपोज मैंने डिसाइड करके बैठा हूँ कि ये महीने मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा, मेरी कैपेसिटी है 15,000 यूनिट की, मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा क्योंकि उतने ऑर्डर्स ऑन एन एवरेज आते हैं। अब मैंने पूरे स्टैंडर्ड डिसाइड किए होंगे, वो 10,000 यूनिट पे डिसाइड किए होंगे, बट अब क्या होता है कि सपोज वो महीने में नसीब चेंज हुआ, मेरा ज्यादा ऑर्डर्स मिले, 4,000 यूनिट के एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गए। 10,000 बनाता था, दूसरे 4,000 में 14,000 के ऑर्डर हो गए। अब क्या होगा, पहले जो मैंने स्टैंडर्ड का कॉस्ट डिसाइड किया होगा पर यूनिट से लेकर के टोटल, वो 10,000 का होगा, बट अब उसकी जगह मेरे को 14,000 पे ले जाना पड़ेगा उसको, है ना। अब उसमें क्या मालूम, आपको मालूम है कि वेरिएबल खर्चा है ना सेम रहता है पर यूनिट, बट फिक्स खर्चा है ना, यूनिट्स बढ़ते हैं तो कम हो जाता है पर यूनिट, इन टोटल सेम रहता है। तो अब है ना, सपोज पहले 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट था और 10,000 यूनिट थे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करूंगा तो मेरे को 10 रुपया पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आता था। बट अब क्या होगा, अब सपोज 14,000 यूनिट बने, तो फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख ही रहेगा, तो 1 लाख को मैं 14,000 से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट मेरा खर्चा कम हो जाता है, 7 पॉइंट समथिंग आता है। तो अब ये जो चेंज है ना, वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। 10,000 का प्रोपोर्शनेटली हमको 14 पे जाना है, और फिर 14,000 की अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी है तो उसके सामने 14,000 की एक्चुअल वो भी देखना पड़ेगा। एंड फिर वो डेविएशंस ढूंढने पड़ेंगे कि जरूरत से खर्चा ज्यादा हुआ या जरूरत से कम हुआ। अब जरूरत से ज्यादा हुआ तो फिर क्यों ज्यादा हुआ भाई, उसके रीजंस इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे कि भाई इतना खर्चा होना चाहिए था, 10,000 ठीक है, बट 14,000 यूनिट बने, ओके, 14,000 का प्रोपोर्शनेटली इतना होना चाहिए था, बट उससे ज्यादा हुआ, ओके, तो फिर क्यों ज्यादा हुआ, विच आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड मोर कॉस्ट, है ना, वो हमको ढूंढने पड़े। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम अल्टीमेटली यही करते हैं। बट आप लोगों को है ना, अभी स्टूडेंट लेवल पे, इवन आप फाइनल पे भी पहुंच जाओगे ना, तो आपको कहाँ लेवल, कौन से लेवल तक के सम आते हैं मालूम है। इसमें एक पार्ट है कॉम्प्यूटेशन पार्ट, कि भाई वेरिएंस कैसे ढूंढे जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एग्जांपल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये कंप्यूटेशन पार्ट जो पहला पार्ट है। और उसके बाद उसके बेस पे जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है, वो आपके कोर्स में है ही नहीं, वो रियल लाइफ के कोर्स में है ना। रियल लाइफ के कोर्स में मीन्स अगर आप कोई कंपनी में कोई बेटर हेड पोजीशन पे बैठे हो, तो फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो दूसरा पोर्शन है कि डिसीजन में उसका कैसे यूज करना है। अब सपोज मेरा खर्चा बढ़ गया, 14,000 यूनिट बनाने का सपोज खर्चा होना चाहिए था 12 लाख या 14 लाख, अब मेरा, या फिर सॉरी 20 लाख, और मेरा 21 लाख खर्चा आ रहा है। 14,000 यूनिट बनाने का 20 लाख खर्चा आना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट मेरा 21 लाख आ रहा है।
अब वो 21 लाख के अंदर मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ये 30,000 खर्चा तो है ना, मटेरियल की प्राइस बढ़ गई ना, इसलिए बढ़ गया है ना, प्राइस बढ़ गई इसलिए बढ़ गया है ना। मार्केट में जब मैंने डिसाइड किया था कि मटेरियल की कीमत इतनी होगी तो उसकी प्राइस ध्यान में रखी होगी मैंने, बट क्या होता है कि एक्चुअल में प्राइस चेंज हो जाता है, क्योंकि प्राइस तो मार्केट ड्रिवन है, रॉ मटेरियल का प्राइस तो है ना। तो मैं रॉ मटेरियल जो इस प्राइस से लाना चाहता था उससे ज्यादा महंगा आया मेरे को, तो मेरा खर्चा बढ़ गया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। अब है ना, हमको क्या करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये डेविएशंस ढूंढने हैं पहले, कि जरूरत से खर्चा ज्यादा हुआ या जरूरत से खर्चा कम हुआ, एंड फिर जो भी रीजन हो, है ना, वो कौन मीन्स खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ उसके रीजंस ढूंढेंगे, और उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस माइट बी द रीजन, फिर कंजम्पशन दैट इज नॉर्मल लॉस का जो आप जब रॉ मटेरियल बाय करते हो फिर उसका यूज करते हो ना, तो उसमें कुछ नॉर्मल लॉस जनरेट होता है। मीन सपोज मैं 1 kg सब्जी लाया, बट उसमें से सपोज कुछ पोर्शन तो लॉस में चला जाएगा। आप सपोज मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, सपोज आपने ओनियन परचेज की, आप सब्जी बना रहे हो, है ना, पंजाबी सब्जी बना रहे हो आप, तलारी है उसका, या फिर आपकी वो होटल है, तो आपके माइंड में एक आइडिया है कि सपोज 1 kg मेरे को सब्जी बनानी है ना, सपोज पनीर टिक्का मसाला 1 kg बनाना है। अब उसके लिए ऑनियन कितनी चाहिए, तो सपोज इतनी कि भाई 500 ग्राम ऑनियन चाहिए। अब 500 ग्राम ऑनियन में छिलके भी निकलेंगे, तो मैंने नेट वजन निकाला 400 ग्राम ऑनियन का, बट है ना मेरे माइंड में क्लियर है कि 500 ग्राम ऑनियन लाऊंगा तो उसमें से 100 ग्राम छिलके निकल जाएंगे, तो 400 ग्राम ही निकलेगा। अब सपोज कोई लेस एफिशिएंट वर्कर आया, उसने ना 2-3 छिलके ज्यादा निकाल दिए स्पीड बढ़ाने के लिए, तो अब क्या हो गया, मेरा नॉर्मल लॉस बढ़ गया। 500 ग्राम ओनियन में से मैं सिर्फ 350 ग्राम निकाल पाया आउटपुट, मीन्स प्रॉपरली यूज कर पाया, बाकी का 150 ग्राम का नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस तो 100 ग्राम होना चाहिए था, ये 150 हुआ तो ये बढ़ गया। बढ़ गया तो मेरा अब आउटपुट तो मेरा फिक्स है, मेरे को इतने केजी सब्जी बनानी है, तो उसके हिसाब से मेरे को ओनियन ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो ये क्वांटिटी मैंने ज्यादा परचेज की, और उसका एक वन ऑफ द रीजन ये था कि मेरा नॉर्मल लॉस ज्यादा हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हमको इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, एंड फिर वो रीजंस को हम कंट्रोल करेंगे। अब प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, कि प्राइस बढ़ गया है तो अब उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, प्राइस मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे स्टैंडर्ड्स को अपडेट कर दूंगा, कि पहले स्टैंडर्ड मटेरियल की प्राइस सपोज 20 रुपया किलो मैं मान रहा था, बट अब मार्केट 22 का हो चुका है, तो अब मेरे को प्राइस 22 रुपया ही मान के मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करनी है। तो ये एक रीजन है। बट कुछ जगह ऐसा है जहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि नॉर्मल लॉस बढ़ा ये वाले केस में, तो फिर मैं वो वर्कर्स को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि भाई आपको नॉर्मल लॉस मैंने 100 ग्राम का दिया है, आपका 150 कैसे हुआ? आपने केयरलेसनेस यूज किया, है ना, आपने ज्यादा केयर करके काम नहीं किया। अब ऐसा होगा ना तो जॉब में से निकाल दूंगा, ऐसा हम उसको है ना फायरिंग जैसा कुछ करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बंदा फिर प्रॉपर काम करेगा। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अल्टीमेटली आपको एक स्टैंडर्ड से और एक बेहतरीन लेवल पे ले जाने का प्रोसेस है। कि अभी आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो ही रही है, बट उससे भी और कम करें, है ना, कम से कम कॉस्ट में हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला गुड बनाए। सो दैट इज द पर्पज ऑफ अवर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये कंट्रोलिंग टेक्निक का मीनिंग क्या है, बराबर है। यहाँ तक मैंने आपको जो पढ़ा है उसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बेसिक आइडिया आपको आ गया है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंस आते हैं। क्या आता है? वेरिएंस। और कौन कौन से वेरिएंस आते हैं? उसका नाम है वेरिएंस एनालिसिस। उसके अंदर अलग अलग वेरिएंस आते हैं। तो कौन कौन से वेरिएंस आते हैं, लेट अस सी, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो अलग अलग वेरिएंस आते हैं, मैं अब उसका मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। अब सब लोग देखिएगा, आपका पूरा चैप्टर इसी चार्ट के आजू बाजू घूमेगा। तो पहला वेरिएंस एनालिसिस है, उसमें रेवेन्यू के वेरिएंसेस आते हैं। क्या आता है? रेवेन्यू के वेरिएंसेस। और दूसरे वेरिएंस जो है वो कॉस्ट के वेरिएंसेस है। वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है कि एक तरफ आपका यहाँ स्टैंडर्ड खर्चा हुआ और दूसरी तरफ एक्चुअल खर्चा हुआ। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये दोनों का डिफरेंस दैट इज वेरिएंस। तो ये कॉस्ट के रिलेटेड वेरिएंस, एंड यहाँ रेवेन्यू रिलेटेड वेरिएंस की बात कर रहा हूँ कि भाई स्टैंडर्ड रेवेन्यू कि आपको इतना मिलना चाहिए, बट उसके सामने एक्चुअल रेवेन्यू।
है ना, ये दोनों का डिफरेंस, ये रेवेन्यू वेरिएंस हुआ, ये कॉस्ट वेरिएंस हुआ, है ना। तो अब कौन कौन से आते हैं इसके अंदर फर्दर, तो उसके फर्दर मैं वेरिएंसेस आपको बताने जा रहा हूँ। रेवेन्यू वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंस और आते हैं, मींस ये बिग टाइटल है, दीज आर द बिग बुल्स। कौन कौन से टाइटल है बिग, देखो रेवेन्यू वेरिएंस में पहला है सेल्स वेरिएंस, एंड दूसरे जो वेरिएंसेस है उसका नाम है मार्जिन या फिर प्रॉफिट वेरिएंसेस। और ये जो सेल्स वेरिएंस है उसके अंदर फर्दर 5 बाइफर्केशंस है ना, सेल्स वेरिएंस के फर्दर 5 बाइफर्केशंस, वो भी मैं आपके सामने एक ही पेज में सब लिख रहा हूँ। सेल्स वेरिएंस के अंदर फर्दर पार्ट, तो पहला पार्ट है सेल्स प्राइस वेरिएंस, दूसरा है वॉल्यूम वेरिएंस, मीन सेल्स की क्वांटिटी प्लस माइनस होना। फिर ये वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर फर्दर पार्ट है, एक है मिक्स वेरिएंस एंड एक है रिवाइज्ड वॉल्यूम वेरिएंस। सिमिलरली ये मार्जिन जो वेरिएंसेस है या प्रॉफिट वेरिएंसेस, उसमें भी दो पार्ट है, एक प्राइस की वजह से प्रॉफिट में जो चेंजेस आए हैं वो, एंड दूसरा है वॉल्यूम, दैट इज क्वांटिटी। एंड वॉल्यूम के अंदर फर्दर दो पार्ट, सेम नाम, कोई चेंज नहीं था, एक है मिक्स वेरिएंस एंड एक है रिवाइज्ड वॉल्यूम वेरिएंस, है ना बच्चों। ये है ना, मैं सिर्फ आपको एक ट्री बना के दे रहा हूँ चार्ट का, ये सभी वेरिएंसेस की एक एक फॉर्मूला है, हम ये सभी को पढ़ने वाले हैं। और माइंड वेल ये वेरिएंसेस आपको सेकेंड ईयर बीकॉम में नहीं थे, है ना। रेवेन्यू वेरिएंसेस देयर आर लेस, आपको सिर्फ मटेरियल लेबर ये दो ही थे, है ना, एंड ओवरहेड वेरिएंस भी नहीं थे बीकॉम में, तो यहाँ हम पढ़ेंगे सब। अब मैं कॉस्ट के वेरिएंस पे आता हूँ। तो ये रेवेन्यू वेरिएंस की बात हो गई, ये सिर्फ चार्ट है बच्चों, इसमें कुछ सीखना नहीं है, ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन है कि भाई इतने इतने वेरिएंस आपको आने वाले हैं, ये सभी को हमको डिटेल में पढ़ना है। ओके, अब मैं दूसरा वेरिएंस आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉस्ट वेरिएंस। तो इसको मैं प्रॉपर लाइन उसकी ड्रॉ करता हूँ। ये है कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस के अंदर आप सभी को मालूम है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एवरीवन नोज। वो कौन सी 3 कॉस्ट है, तो जो लोग बेसिक कॉस्टिंग जानते हैं, कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है आपको, तो आप बता ही सकते हो कि भाई कौन से 3 खर्चे, है ना। कौन से होते हैं, तो मटेरियल होता है, लेबर होता है एंड ओवरहेड्स आता है। तो ये तीन वेरिएंस है कॉस्ट में। पहला है मटेरियल वेरिएंस, फिर दूसरा है लेबर वेरिएंस एंड तीसरा है ओवरहेड वेरिएंसेस। पहले का नाम है मटेरियल के वेरिएंस, दूसरा है लेबर के वेरिएंस, लेबर कॉस्ट के वेरिएंस एंड तीसरे है ओवरहेड वेरिएंस। ओके, अब ये मटेरियल लेबर ओवरहेड के अंदर सब पार्ट है, देयर आर फर्दर बाइफर्केशन। सो अभी राइट नाउ मैं मटेरियल का आपको बाइफर्केशन बता रहा हूँ। यहाँ आपको सीखना नहीं है, आप जस्ट देखो कि ये टेरिटरी है, ये बाउंड्री है। मैं जैसे इंडिया का नक्शा होता है जिससे आपको इंडिया की बाउंड्री मालूम पड़ती है, सिमिलरली ये चैप्टर की आपकी बाउंड्रीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीखने वाली चीज कुछ नहीं है, सिर्फ देखने वाली चीज है। मटेरियल में भी एक रीजन है प्राइस वेरिएंस,
दूसरा है क्वांटिटी वेरिएंस। ये क्वांटिटी वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट है। एक का नाम है मिक्स वेरिएंस एंड दूसरे का नाम है रिवाइज क्वांटिटी और सब क्वांटिटी वेरिएंस। और इसी का एक ऑल्टरनेट भी है जिसको हम यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं, जिसका एक ऑल्टरनेट वेरिएंस है जिसका नाम है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो आप देखते जाओ, सिंगल टॉपिक के अंदर मैं आपको पूरा मीन्स एक ही चार्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हम कितना कितना देखने वाले हैं। अब लेबर के फर्दर पार्ट, तो लेबर में दो पार्ट है। एक है रेट का रीजन, जैसे मटेरियल में प्राइस होता है, लेबर में रेट होता है, तो लेबर के रेट वेरिएंसेस। मटेरियल में क्वांटिटी होता है, लेबर में आता है एफिशिएंसी, तो यहाँ आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। ये एफिशिएंसी वेरिएंस के फर्दर पार्ट। तीन पार्ट है उसके। उसमें एक पार्ट है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस, जिसका एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं गैंग वेरिएंस। ना बच्चों, राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बाउंड्री है हमारी, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इतना इतना है। तो ये मिक्स वेरिएंस है, फिर रिवाइज्ड एफिशिएंसी या फिर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, एंड यहाँ इसका एक और नाम है लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। एंड तीसरा इधर आता है आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस। बच्चों ये नाम है ना, हर एक को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच ऑल दिस थिंग इन मच डिटेल। चलो, फिर आता है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स के आप देखोगे तो फर्दर पार्ट बनते हैं, देयर आर फर्दर पार्ट्स। तो पहला पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मालूम है दो ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड दूसरा आता है फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स एंड दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब वेरिएबल ओवरहेड्स का एक वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिर उसके फर्दर दो पार्ट हैं, इसके फर्दर दो पार्ट हैं। एक का नाम है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड दूसरा आता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर फिक्स ओवरहेड, तो फिक्स ओवरहेड का भी कॉस्ट वेरिएंस। सबसे लंबा ये है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब उसमें क्या है एक्स्ट्रा, तो यहाँ जो पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में फर्दर पार्ट बनेंगे। एक का नाम है फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस, या फिर दूसरा नाम है उसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यहाँ भी ये एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है बजट, तो ये सेम है। फिर यहाँ आता है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी वॉल्यूम वेरिएंस आता है। फिर ये वॉल्यूम वेरिएंस के अंडर में फर्दर दो तीन पार्ट बनते हैं।
एक आता है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, दूसरा आता है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब नॉर्मल में ये दो होते हैं, बट अगर कैलेंडर नाम का एक वेरिएंस आया, इसकी इंफॉर्मेशन आती है कि भाई डेज दिए होते हैं आपको, स्टैंडर्ड डेज, एक्चुअल डेज, अगर ऐसा दिया हो तो ये जो कैलेंडर वेरिएंस है उसके फर्दर पार्ट पढ़ेंगे। और मींस सॉरी, कैलेंडर वेरिएंस अगर आया तो यहाँ इसकी जगह फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की जगह एक और वेरिएंस आएगा जिसका नाम है फिक्स ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। ओके, तो बच्चों आपको अब मैं ओवरऑल पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ कि भाई क्या है कितना है। तो ये रहा, आपको ओवरऑल पिक्चर दिखेगा अभी कि भाई इतना इतना पढ़ना है आपको है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक रेवेन्यू वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, रेवेन्यू के अंदर सेल्स के ये, मार्जिन के ये, फिर कॉस्ट के अंदर मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस। मटेरियल के अंदर ये 5, लेबर के अंदर ये 5, ओवरहेड के अंदर वेरिएबल एंड फिक्स ऐसे 2 ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर ये 3 एंड फिक्स ओवरहेड के अंदर ये 6। तो बच्चों इतना वेरिएंस एनालिसिस है। बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जिसका नाम होता है फेवरेबल वेरिएंसेस एंड दूसरे का नाम होता है एडवर्स वेरिएंसेस। क्या नाम होता है? फेवरेबल वेरिएंसेस एंड एडवर्स वेरिएंसेस। ये क्या होते हैं वो जरा देखिए मेरे साथ, है ना। अब हम थोड़ा कॉस्ट के अंदर आते हैं और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो आप जरा चेक करो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट सपोज आपका 10,000 रुपया है, आपने डिसाइड किया है जितना यूनिट बनाना है, सपोज वो यूनिट बनाने के लिए 10,000 आपने आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए, बट एक्चुअल में खर्चा आता है सपोज 11,200। उतने ही उतने यूनिट बनाने के लिए आपको इतना खर्चा आता है। तो यहाँ 10,000 होना चाहिए था, 11,200 हुए, तो ये दोनों का डिफरेंस मैथमेटिकली कितना आएगा? -1200। तो है ना, आप नेगेटिव नहीं लिख सकते इधर, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एडवर्स। मेरे को बताओ, ये 10,000 खर्चा होना चाहिए था, उसकी जगह 11,200 हुआ, तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आई? एडवर्स इम्पैक्ट आई कि नहीं आई? मेरा खर्चा बढ़ जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो खर्चा स्टैंडर्ड जो होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए एक्चुअल, तो हमारे प्रॉफिट पे एडवर्स इम्पैक्ट आती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। तो है ना, ये एक वर्ड है एडवर्स। बट अब मैं उल्टा बता रहा हूँ कि सपोज ये फिगर्स हम इंटरचेंज कर ले कि यहाँ 11,200 रखे, स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए था, और हमारा 10,000 में काम हो जाए, तो हमने तो कम खर्चों में क्वालिटी मेंटेन करके ये काम कर लिया, तो हमने 1200 रुपए बचाए। तो हमने स्टैंडर्ड जो फिक्स किए थे उसके हिसाब से 11,200 खर्चा होना था, बट आपका एक्चुअल कम हुआ, तो खर्चा कम होने से भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो मैथमेटिकली पॉजिटिव है ना। मैथमेटिकली पॉजिटिव 1200, उससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। खर्चा इतना होना था, उसकी जगह कम हुआ, सेम यूनिट्स बने, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहाँ मेरे प्रॉफिट पे फेवरेबल इम्पैक्ट आई, तो ये वेरिएंस को हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल वेरिएंस। तो दो शब्द समझ में आए आपको? स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होता है, तो खर्चा ओवरऑल एक्चुअल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये जो वेरिएंस है मेरे प्रॉफिट पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है? एडवर्सली, तो उसको हम एडवर्स वेरिएंस बोलते हैं। एंड दूसरा कि जिस वेरिएंस से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, मीन स्टैंडर्ड कॉस्ट जितनी होनी चाहिए थी उससे कम खर्चे में काम हो रहा है, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना खर्चा होना चाहिए था उससे कम खर्चे में काम हो रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये वेरिएंस को हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल वेरिएंस। तो क्लियर है ये? मैथमेटिकली कॉस्ट वेरिएंस अगर नेगेटिव आए मैथमेटिकली, तो वो एडवर्स वेरिएंस है, और मैथमेटिकली कॉस्ट वेरिएंस अगर पॉजिटिव आए तो ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस। बट है ना बच्चों, रेवेन्यू वेरिएंसेस में उससे उल्टा है। अब जरा देखो क्या उल्टा है रेवेन्यू वेरिएंसेस में। तो रेवेन्यू वेरिएंसेस में आप ऐसा सोचो कि आपका स्टैंडर्ड रेवेन्यू सपोज है कि भाई 2 लाख रुपए, बट उसके सामने एक्चुअल रेवेन्यू आपका 1 लाख
80,000 हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंस मैथमेटिकली कितना आया? तो 20,000 आया और मैथमेटिकली पॉजिटिव आया। तो सेल्स होना चाहिए था 2 लाख, हुआ 1,80,000। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल मैंने माइनस किया, जैसे कि यहाँ किया था हमने स्टैंडर्ड में से एक्चुअल, बट यहाँ मैथमेटिकली क्या आता है? पॉजिटिव। बट ये मेरे प्रॉफिट पे एडवर्स इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका सेल्स कम हो रहा है। सेल्स कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। तो आप सोचो, यहाँ भले मैथमेटिकली वो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, बट है ना, हमारे प्रॉफिट पे क्या एडवर्स इम्पैक्ट आ रही है। तो ये रेवेन्यू वेरिएंसेस में ये जो मैथमेटिकली पॉजिटिव आए, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स वेरिएंस। एंड उससे उल्टा हो जाए, फिगर्स में चेंज कर देता हूँ, 1.8 लाख इधर एंड 2 लाख इधर। मेरा स्टैंडर्ड सेल्स था सपोज 1,80,000, बट वो महीने में एक्चुअल सेल्स हो गया 2 लाख। तो सेल्स बढ़ा, कितने से बढ़ा? 20,000 से। तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगी? फेवरेबल। सो मैथमेटिकली नेगेटिव है, 1.8 लाख माइनस 2 लाख करूंगा तो नेगेटिव 20,000 आएगा। बट यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव लिखना ही नहीं है, आपको एडवर्स या फेवरेबल लिखना है। तो हम देखें कि सेल्स में स्टैंडर्ड सेल्स के सामने एक्चुअल सेल्स ज्यादा हो, है ना, तो मैथमेटिकली डिफरेंस नेगेटिव आएगा, बट उसको हम फेवरेबल वेरिएंस बोलेंगे। तो पहले तो मेरे को आपको ये दो शब्दों का मीनिंग समझाना था कि व्हाट इज अ फेवरेबल वेरिएंस एंड व्हाट इज द एडवर्स वेरिएंस। तो एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को किसी डाउट है इसमें? तो लेट अस स्टार्ट। वन ऑफ द फर्स्ट वेरिएंस, इसका नाम है मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। So I am starting now with the material cost variance. तो फर्स्ट वाला पोर्शन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी हम कंसेप्ट लर्न करेंगे और उसके बाद कंसेप्ट के साथ साथ उसकी फॉर्मूला भी आ जाएगी। उसके साथ साथ उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी लर्न कर लेंगे। तो सब लोग इसको समझिएगा, बराबर है? नाउ आई नीड योर अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन विथ मी। अभी तक है ना, मैंने सिर्फ बाउंड्री समझाई, आपको चैप्टर का महत्व समझाया। अब चैप्टर के इनसाइड जो जो फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं वहां हम जा रहे हैं। तो बी केयरफुल एंड बी कॉशियस। चलो, तो राइट नाउ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से मैं शुरू करता हूँ। अब उसमें जो वेरिएंसेस है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला वेरिएंस है, उसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV। मैं सभी के फुल फॉर्म लिखूंगा बाजू में, अभी आप ये एब्रीविएशन से समझते जाओ। तो पहले का नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, या फिर चलो ना अभी मैं डिटेल में कर देता हूँ, साथ साथ में उसका एब्रीविएशन भी लिखूंगा। तो एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसकी फॉर्मूला है कुछ, एक फॉर्मूला है, कैसे बनी वो भी समझा रहा हूँ। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखता हूँ फॉर एक्चुअल आउटपुट। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, जिसको हम ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है कि भाई सपोज 10,000 यूनिट बनाने की, क्योंकि हमने 10,000 यूनिट बनाए, तो 10,000 यूनिट बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, वही 10,000 यूनिट बनाने की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, वो दोनों का डिफरेंस, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो अब आपको वेरिएंस शब्द समझ में आ रहा होगा कि वेरिएंस का मीनिंग होता है डिफरेंस, है ना। जो आपका स्टैंडर्ड है उसके सामने आपका एक्चुअल है, वो दोनों का डिफरेंस, उसको हम वेरिएंस बोलेंगे। चलो, अब इसके अंदर मैं आगे जाता हूँ कि भाई ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का तो हमको ये समझ में आ गया है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अभी ये वर्डिंग्स क्या है, पहले तो मैं उसके एब्रिविएशंस वगैरह एक बार लिख देता हूँ। इसका एब्रिविएशन है MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका एब्रिविएशन है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका एब्रिविएशन है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये एब्रिविएशन है।
आपको एग्जाम में ये एब्रिविएशंस नहीं लिखने हैं, एग्जाम में तो आपको पूरे फुल फॉर्म ही लिखने हैं। बट हम फास्ट की एग्जाम्पल क्लास में कर पाए इसलिए मैं एब्रिविएशन यूज करूंगा। चलो, तो ये आपका पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये दो ढूंढे जाते हैं। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट की फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सब लोग देखिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट की फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, ये फॉर्मूला है। अभी ये सभी के फुल फॉर्म में बाद में लिखता हूँ। अभी ना बाय द वे एक चीज समझ लीजिए, जब मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, रॉ मटेरियल है। तो यहाँ जब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी का आवाज आ रहा है? यस, मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि ये बेसिकली वेरिएंस है ना रॉ मटेरियल का है। रॉ मटेरियल को आप इनपुट भी बोलते हैं, है ना, तो ये इनपुट का वेरिएंस, जबकि ये आउटपुट का मीनिंग होता है फिनिश गुड्स। यहाँ एक वर्ड मैंने यूज किया आउटपुट, तो आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, फिनिश गुड्स। तो यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसका मीनिंग ऐसा होता है। जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट में बोल रहा हूँ, तो ये कौन सा वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या है, इनपुट या रॉ मटेरियल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्चुअल आउटपुट, ऐसा मीनिंग होता है। मैं डिटेल में बोलूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो ये मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस है, और मटेरियल का मीनिंग इधर होता है इनपुट। अबे ना, मैं इतने बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल में आपको मटेरियल की क्वांटिटी भी दी जाएगी, रॉ मटेरियल की, और फिनिश गुड्स की भी क्वांटिटी दी जाएगी, तो वहां कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई कौन सी क्वांटिटी लेनी है। सर क्या फर्क होता है इनपुट की क्वांटिटी और आउटपुट की क्वांटिटी में, तो बहुत फर्क होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज फैन बनाना है, बड़ा बेसिक एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ। तो फैन इज योर आउटपुट, फैन आपका प्रोडक्शन है, आउटपुट है फॉर एग्जाम्पल। बट एक फैन के अंदर कितने कितने रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो 3 पंख होते हैं, है ना, विंग्स बोलते हैं उसको। फिर दूसरा क्या होता है, नट बोल्ट्स होते हैं, है ना, 9 नट बोल्ट्स है। फिर उस पे कलर यूज होता है फैन पे। फिर एक कैपेसिटर यूज होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो एक स्टिक होता है जिसपे वो लटका रहता है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी रॉ मटेरियल्स, और ये सबको हम असेंबल्ड करें, कंबाइन करें, तब जो बनता है वो क्या है, उसको हम फिनिश गुड बोलते हैं, है ना। तो अब मैं बताऊं कि सपोज मैं 1000 फैन, ये मेरा प्रोडक्शन है, तो मेरे को रॉ मटेरियल की बात करें तो मेरे को कितने रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए। तो सपोज मैं पंख या फिर वो विंग्स नाम के रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो 1000 फैन बनाने के लिए मेरे को कितने, 3000 विंग्स चाहिए, क्योंकि एक फैन में 3 विंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ इनपुट कितना हुआ, इनपुट की क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए। अब मेरे को ये 1000 आउटपुट बनाने के लिए इनपुट कितने चाहिए, तो 3, एक के हिसाब से 3, तो मेरे को 3000 इनपुट चाहिए, 3000 विंग्स चाहिए। तो आप समझ लो, विंग्स की क्वांटिटी आपको 3000 दे और फैन की क्वांटिटी 1000 दे, तो दे आर एक्चुअली रिलेटेड, है ना, ये प्रोपोर्शनेट है। पर दोनों की चीजें अलग है ना। अगर आपको फिर आपने बाय मिस्टेक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी की जगह रॉ मटेरियल की क्वांटिटी समझ ली, 1000 फिनिश गुड्स है, उतना ही आपने रॉ मटेरियल समझ लिया, तो आपका पूरा आंसर गलत है। तो बी केयरफुल ना, कि यहाँ आपको आउटपुट एंड इनपुट का डिफरेंस समझना है, और उसके लिए आपको है ना इनपुट आउटपुट रेशियो भी समझने हैं बच्चों। अब है ना, ये शब्द पे मैं बहुत फोकस करने वाला हूँ। ये शब्द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये शब्द को समझाने के लिए मैं बहुत फोकस करने वाला हूँ, तो बी केयरफुल ना, है ना। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट।
So let me explain. So what is standard cost? अब ये कंसेप्ट आपको समझना है. बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट? अब इसको मैं पहले तो प्रॉपरली लिखता हूं कि बाय द वे व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, व्हाट दे वांट टू से अबाउट दिस. ना वो लोग क्या कहना क्या चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. चलो, अब है ना, इसका मीनिंग होता है स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रॉपर लिखता हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट. Standard quantity of raw material required to produce actual output. इसका मीनिंग ये होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वांटिटी, अरे सॉरी, हाँ, यहाँ क्वांटिटी की जगह मैं कॉस्ट लिख देता हूँ, है ना, यहाँ कॉस्ट शब्द है. ओके, अब है ना, इसको समझते हैं पहले कि ये क्या कैसे बनता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे बनता है. तो उसकी एक फॉर्मूला है बच्चों, उसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस. देखो मैंने लिखी है इधर, इफ यू कैन सी प्रॉपरली, देखो इधर ये लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस. अब ये शब्द को हम समझने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो आपको ये दो शब्द भी समझने पड़ेंगे कि ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. अब है ना, एक सीधा सीधा कैलकुलेशन आप समझ लो कि मटेरियल कॉस्ट बनती कैसे है. मटेरियल कॉस्ट इज नथिंग बट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. मीन सपोज आपने 10 यूनिट बाय किए रॉ मटेरियल के, और एक यूनिट सपोज 15 रुपए का था, तो 150 रुपए आपका मटेरियल कॉस्ट है. बट ये मटेरियल कॉस्ट ये दो चीजों से बनता है, एक है क्वांटिटी, दूसरा है प्राइस. ठीक है, या फिर पहले मैं प्राइस लिखूं फिर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ प्रॉपरली. पहले मैं क्या लिखता हूँ, प्राइस लिखता हूँ, फिर मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, है ना. ये याद रखना सीक्वेंस, क्योंकि हम पहले प्राइस वेरिएंस ढूंढते हैं, उसके बाद ये ढूंढते हैं. ओके, तो सपोज प्राइस है आपकी 15 और क्वांटिटी है 10, तो 150 रुपया कॉस्ट. तो 150 के दो हिस्से, प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसमें क्या आता है, क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ क्वांटिटी भी आ गई, ये रही देखो ये वाली, और ये प्राइस भी आ गई, स्टैंडर्ड प्राइस मींस ये भी आ गई. तो क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मिलेगा. मींस आर यू गेटिंग नाउ? व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज नथिंग बट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. अब ये चीज को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण समझने जा रहे हैं इसके. अब है ना, उसके कुछ एग्जांपल्स में यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, आप देखते जाओ मेरे साथ, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेता हूँ मैं इसका. कि सपोज मेरे पास एक फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का नाम है ए, और फिनिश गुड्स ए बनाने के लिए मेरे को सपोज एक रॉ मटेरियल चाहिए. वो रॉ मटेरियल का नाम है पी, रॉ मटेरियल पी, उसमें से फिनिश गुड बनता है. और ये दोनों का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता कितना है, मीन्स इनपुट आउटपुट रेशियो प्रोपोर्शन कितना है, 1:1.
मीन्स एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, मीन्स एक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी में एक क्वांटिटी रॉ मटेरियल का हम यूज करेंगे। ठीक है, 1:1 क्या है, इनपुट आउटपुट रेशियो। मीन्स एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, एक फैन बनाने के लिए आपको नहीं वो स्टिक जिसपे वो हैंग होता है वो भी एक ही चाहिए, तो वो स्टिक इज द इनपुट एंड फैन इज द आउटपुट। तो वो दोनों का रिलेशनशिप में इनपुट आउटपुट का प्रोपोर्शन कितना है, 1:1। अब ऐसे हमारे जितने भी रॉ मटेरियल होंगे ना, हर एक का ये मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस ढूंढना है। अब है ना, अभी मैं कोई एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। सपोज एक फैन बनाने के लिए आपको विंग्स चाहिए, कलर चाहिए, आपको नट बोल्ट्स चाहिए, आपको ये स्टिक चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, ऐसे कितनी टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए, सभी चाहिए। उसमें कोई एक रॉ मटेरियल का मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ आप देखते जाओ मेरे साथ कि भाई एक फिनिश गुड्स ए का बनाना हो तो रॉ मटेरियल पी के भी 1 यूनिट चाहिए। अब है ना, आपका कोई पर्टिकुलर महीने में सपोज आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था आपका सपोज 5000 यूनिट का, 5000 यूनिट्स बराबर है, और उसमें एक्चुअल यूटिलाइजेशन 5200, actual utilization of raw material are 5200. Standard price and actual price, सपोज स्टैंडर्ड प्राइस आपकी थी 10 रुपया, बट एक्चुअल प्राइस हो गई 12, बढ़ गया है। अब ना सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन दी है और इसका यूज करके आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट बना लो। अब ना यहाँ एक चीज नहीं लिखी अभी मैंने, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है सपोज 5100 है ना। चलो अब आप सोचे, मैं आपको समझा रहा था इनपुट आउटपुट रेशियो एंड उसकी इंपैक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट पे। तो एक छोटा सा सम मैंने बनाया इधर। आप सोचो एक फिनिश गुड्स ए बनाने के लिए आपको एक रॉ मटेरियल पी चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका होता है, फिनिश गुड्स का। तो कैन आई राइट यहाँ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बाजू में फिनिश गुड्स ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, अब ये एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल है, ये क्वांटिटी है, तो इसको मैं इनपुट बोल सकता हूँ या फिर रॉ मटेरियल बोल सकता हूँ। ओके, अब ये स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस तो किसकी होती है, जिसका आप परचेज करते हो, है ना, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है तो मटेरियल परचेज करते हो। तो ये स्टैंडर्ड प्राइस भी किसकी है, रॉ मटेरियल की, एंड ये एक्चुअल प्राइस भी किसकी है, रॉ मटेरियल की। एंड ये एक्चुअल आउटपुट क्या है, ये फिनिश गुड्स है, आउटपुट है ना, दैट इज व्हाई द वर्ड फिनिश गुड्स इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये क्लासिफाई कर लिया कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल की है और कौन सी इंफॉर्मेशन फिनिश गुड्स की। अब मेरे को ये चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे ढूंढा जाता है। तो उसके लिए अब सब लोग ये कैलकुलेशंस देखिएगा मेरे, आपको समझ में आएगा। अब ये कैलकुलेशंस के लिए आप सब लोग देखते जाओ। मेरे को बताओ, इनपुट आउटपुट का प्रोपोर्शन 1:1 है। ओके, तो है ना, एक फॉर्मूला याद रखना मेरी हमेशा के लिए। किसकी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट की। क्यों, क्योंकि आपको आंसर चाहिए। आंसर में क्या चाहिए आपको, चलो मैं यहाँ क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ कि भाई कैलकुलेट नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एंड तीसरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये तीनों चीजें मैंने पूछी है। अब ये सम आज के दिन में हमको सॉल्व करना है। तो अब देखो, पहले मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ढूंढने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा इसको
एक फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेटर ऑन आपको उसका लॉजिक भी समझाऊंगा। चलो, तो आपका आंसर है 1, उसमें है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपको ये ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट ढूंढने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ढूंढना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ढूंढने के लिए पहले क्वांटिटी ढूंढो, फिर प्राइस से मल्टीप्लाइड करो, ये मिलेगा। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट याद रखने का, उसको ढूंढने का, याद रखने का एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, वो ये याद रखिए आप। सो सी ओ क्या नाम है? सो सी ओ। हमने एक सोडा आती थी सोसियो नाम की, है ना, उस उसको याद करके मैंने ये नाम बनाया है, सो सी ओ। अब ये क्या लिखा है सर? अब देखो, मस्ती मस्ती में हम सीख जाते हैं। ऐसा लिखा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट अगर आपको एक बनाना है, ये एग्जांपल में आप जरा देखिएगा। अगर आप एसओ का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर आपको एक यूनिट का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाना है तो उसके लिए आपको इनपुट कितने चाहिए? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है इनपुट आउटपुट का? 1:1। तो एक आउटपुट बनाने के लिए एक इनपुट चाहिए। ओके, अब एक्चुअल आउटपुट कितना है? यहाँ एओ का मीनिंग है एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट ये रहा 5100। तो 5100 यूनिट बनाने के लिए कितने चाहिए? तो अब है ना, ये तो त्रिराशि सॉल्व करना आता है आपको। 5100 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ऐसा करके 5100 आ रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, तो मैं समझा रहा था कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ढूंढने की ये फॉर्मूला है, सो सी ओ। सो सी ओ का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड आउटपुट अगर एक बनाना है तो उसके लिए इनपुट कितने चाहिए, तो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितने चाहिए। तो चलो, अब इस हिसाब से अगर हम चेक करें तो क्या जवाब आता है? तो 5100 क्वांटिटी आ गई, तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम दूसरे आंसर की तरफ जाते हैं। दूसरे में उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट की क्या फॉर्मूला है? तो वो जरा पढ़िएगा। ये रही, हम पढ़ रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो मैं लिखूंगा यहाँ कि इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब है ना, बताओ क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी? तो ये हमने वर्किंग से ढूंढ ली 5100, एंड आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपया। तो उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना आना चाहिए? 51,000, है ना। एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा है, तो 5100 यूनिट बनाने के लिए 51,000 का खर्चा होगा। हो गया आपका। अब हमारा तीसरा आंसर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए। चलो यहाँ मैं लिखता हूँ व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हमारा तीसरा आंसर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। अब ये हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ढूंढ ली, 51,000 है हमारे ये वर्किंग से। अब एक्चुअल कॉस्ट ढूंढे। अब एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक्चुअल क्वांटिटी आपने जो यूटिलाइज की, तो ये रही, आपने 5200 यूटिलाइज की, तो दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूटिलाइज्ड 5200 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितनी है? 12 रुपया। देखो एक्चुअल प्राइस 12 रुपीज। अब मैं यहाँ है ना लिख देता हूँ कि एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। और ये क्या था? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट था एंड स्टैंडर्ड प्राइस था, ये वाला। अब चलो चेक करो, मैथमेटिकली सॉल्व करके बताओ कि यार 51,000 ये है, ये कितना आएगा? 5200 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आता है? 62400। यस, 62400 आता है। तो 51,000 में से 62400 आप माइनस करो, कितना आएगा? 11,400। एंड मैथमेटिकल साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्स। क्यों? क्योंकि 51,000 खर्चा होना चाहिए था इतने यूनिट बनाने के लिए। कितने? 5100 यूनिट बनाने के लिए 51,000 का खर्चा होना चाहिए था, बट इतने ही यूनिट बनाने के लिए आपके 5200
यूनिट्स यूज हुए। आइडियली तो 1:1 के हिसाब से 5100 यूज होने चाहिए, बट आपके वर्कर्स ने ना नॉर्मल लॉस बढ़ा दिया या फिर है ना इनपुट का वेस्ट किया, तो उसकी वजह से आपको 5200 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी और उसकी प्राइस भी बढ़ गई। आपने स्टैंडर्ड प्राइस 10 रखी थी, बट एक्चुअल जब लेने गए तब 12 रुपया हो गया। तो देखो, एक तो क्वांटिटी भी बढ़ा, दूसरा प्राइस भी बढ़ा। तो ये दोनों रीजन की वजह से आपका ये 51,000 के सामने 62,400 का खर्चा हुआ। तो अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आता है? ये दोनों का डिफरेंस आता है 11,400, है ना? 11,400, और वो भी कैसा है? एडवर्स। एडवर्स मीन्स क्या? इतने से हमारा प्रॉफिट कम होगा। अब देखिएगा ये उदाहरण, उसको मैं रीटेस्ट कर रहा हूँ। रीटेस्ट कर रहा हूँ मीन्स एक छोटा सा रिलेशनशिप चेंज कर रहा हूँ। ये 1:1 है ना, 1:1, उसकी जगह सपोज मैं रिलेशनशिप चेंज कर दूं, सपोज 1:2 होता, तो क्या होता? मीन्स एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर हमारे ये स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो जाते पूरे। अब है ना, मैं एक ऐसा एग्जांपल बनाने जा रहा हूँ और जिसको आप जस्ट एंजॉय कीजिएगा। अभी आप यही समझने जा रहे हो कि भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन? यस, किसी का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ये 5000 ये क्या है? बेटा, जब हमने महीने का बिगिनिंग किया होगा, तब हमारे माइंड में एक आइडिया होगा कि हम ये महीने में इतना यूनिट बनाएंगे, कि सपोज 5000 यूनिट बनाएंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है ये महीने का। बट अब क्या हुआ कि महीना चालू हो गया, बट डिमांड बढ़ती गई, और है ना, कस्टमर की डिमांड बढ़ी, तो फिर हमको आउटपुट भी ज्यादा बनाना पड़ा। अब उसकी वजह से ये 5000 भले हमारा स्टैंडर्ड था, बट हमने क्या बनाया? 5100 एक्चुअल आउटपुट बनाया। क्यों? क्योंकि भाई हमको ज्यादा कस्टमर मिले, तो 100 यूनिट का ज्यादा ऑर्डर मिला, तो मैं थोड़ा बिजनेस में ना बोलूंगा कि नहीं भाई मैं तो 5000 का स्टैंडर्ड फिक्स करके बैठा हूँ, तो 5000 से एक ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं तो बनाऊंगा, जितना ज्यादा डिमांड आएगा उतना ज्यादा यूनिट बनाऊंगा। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होता है? जो आपने पहले मंथ के बिगिनिंग में, इट इज लाइक अ बजटेड क्वांटिटी, है ना, कि जो मंथ के बिगिनिंग में आपने डिसाइड की है, बट एक्चुअल क्वांटिटी आपकी प्रोडक्शन की ज्यादा है। वो एक्चुअल क्वांटिटी किसके बेस पे बनती है? तो एक्चुअल डिमांड के बेस पे बनती है। तो दैट इज वाई एक्चुअल डिमांड के बेस पे आपका ज्यादा क्वांटिटी बना है ना। अब मेरे को है ना, अब मैं उतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को एक्चुअल मैंने 5100 बनाए और स्टैंडर्ड मैंने 5000 रखे। अब दोनों, ये दोनों का कंपैरिजन का कोई मेल ही नहीं। मेल क्या होना चाहिए कि 5000 अगर मेरा स्टैंडर्ड था, तो एक्चुअल भी 5000 हो, तो ये दोनों का डिफरेंस। बट अब मेरे तो एक्चुअल ही 5100 आ गए हैं, तो मेरे स्टैंडर्ड को मेरे को उस हिसाब से रिवाइज करना पड़ेगा कि 5000 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना था, तो 5100 बनाने का कितना, ऐसा कर देना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये पहला ढूंढते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ हम एक्चुअल आउटपुट लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं लेते। देखो यहाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ एक्चुअल वर्ड है। तो एक यूनिट बनाने के लिए एक इनपुट चाहिए, तो एक्चुअल आउटपुट 5100 बनाए, तो उसके लिए कितने चाहिए? तो अब है ना, इंस्टेड ऑफ 5000, अगर आप पुराना निकालो तो 5000 प्रोडक्शन करने के लिए 1:1 के हिसाब से 5000 ही मेरा स्टैंडर्ड परचेज होना चाहिए। बट मैंने वो मेरा स्टैंडर्ड ही चेंज किया। देखो, मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इंस्टेड ऑफ 5000 आई डन इट 5100। सो एवरीवन गेटिंग दिस? पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को। किसी ने पूछा कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का कोई रिलेवेंस नहीं होता? हाँ। अब बेटा, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, आई अप्रिशिएट, बट मैं आपको कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट से समझाता हूँ कि सर, एक्चुअल एग्जांपल में सपोज आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है और ये ऐसा एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का कोई रिलेवेंस रहता है? तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहता। ये वाले केस में जब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे दिया हो, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का कोई मीन्स वो क्वांटिटी का कोई रिलेवेंस नहीं रहता है। बट कुछ एग्जांपल्स में ना आपको वो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं देते, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया ही नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड दिया है, तो वहां जो स्टैंडर्ड लिखा है उसी को फिर लेटर ऑन हम एक्चुअल मानेंगे। कि सपोज ये एग्जांपल में मैं ऐसा नहीं लिखता कि एक्चुअल प्रोडक्शन 5100, तो फिर मेरे को क्या मानना पड़ता कि भाई मेरा स्टैंडर्ड 5000 था, तो एक्चुअल भी 5000 ही बना होगा, ऐसा हमको मान लेना। ठीक है, तो आप समझ लो इसका रिलेवेंस कब नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का रिलेवेंस कब नहीं है? जब आपको एक्चुअल क्वांटिटी ना दी हो आउटपुट की, तब उसका रिलेवेंस है। अदरवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आउटपुट की अगर आपको दे दी हो, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का कोई रिलेवेंस नहीं है। क्लियर है नितेश?
ओके, डन ना। आपको जो भी हो ना पूछ लो विदाउट हेजिटेशन, है ना। आप यहाँ मैसेज भी लिख सकते हो और मेरे लेक्चर में आप पूछ भी सकते हो। अपना सिंपल ऑडियो ऑन कर दो। तो यस, अब चलो ये एग्जांपल में मैं एक छोटा सा वेरिएशन लाता हूँ, एक छोटा सा वेरिएशन, और उसके बेस पे आपको फिर मेरे को बताना है कि भाई कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलो एक वेरिएशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये एग्जांपल 1 था, अब एग्जांपल 2 मैं लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं ना कुछ चीजें लिख देता हूँ। चलो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ कि भाई इनपुट एंड आउटपुट, है ना। अगर आपको एक आउटपुट बनाना है तो आपको सपोज 2 इनपुट चाहिए, ये वाला समय, एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए आपको 2 इनपुट चाहिए। अब मैं कुछ और चीजों को भी स्ट्रक्चर्ड करके रखता हूं इधर, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, ठीक है। यहां मैं सबसे पहले लिख रहा हूं आउटपुट। सपोज आपका स्टैंडर्ड आउटपुट था 5000, जबकि एक्चुअल आउटपुट 5100 आया। कुछ चीजें मैं सेम रखता हूँ ये सम की, ठीक है। अब यहाँ फर्दर इसको मैं प्राइस एंड क्वांटिटी, यहाँ भी प्राइस एंड क्वांटिटी ऐसा लिख देता हूँ। और यहाँ मैं इनपुट लिखता हूँ, इनपुट या फिर रॉ मटेरियल। अब स्टैंडर्ड प्राइस 10 थी, एक्चुअल 12 थी, तो मैंने ऐसा ही लिख दिया। अब आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए? अब है ना 5000 1:2 प्रोडक्शन है प्रोपोर्शन, तो एक आउटपुट बनाने के लिए 2, तो 5000 बनाने के लिए कितने चाहिए? यहाँ 10,000 चाहिए, है ना। एक आउटपुट बनाना है तो आपके लिए 2 इनपुट चाहिए, तो 5000 स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए 10,000 चाहिए, मैंने लिखा। बट एक्चुअल में क्या हुआ? सपोज आपके 11,000 यूनिट बने, सॉरी 11,000 रॉ मटेरियल यूज हो गए। अब है ना ये जो चीज थी उसको, उसका मैं टेबल के तौर पे यूज करता हूँ कि भाई ये टेबुलर इंफॉर्मेशन है, और अब इसके बेस पे आप मेरे को कुछ आंसर्स दे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने लिखी, ठीक है। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ नीचे, जैसे ऊपर लिखे थे वो वैसे ही, कि भाई ये इतने इतने वेरिएंस ढूंढ के बताओ आप, कौन कौन से वेरिएंस है वो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी इतनी चीजें कैलकुलेट करो भाई। तो कैलकुलेट, कैलकुलेट, और उसके अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एंड तीसरा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो, तो ये सब नया मैंने बना दिया। क्या चेंज किया? इनपुट आउटपुट का प्रोपोर्शन चेंज किया, बाकी का सब कुछ सेम रखा, मोस्टली कोई चेंज नहीं किया। थोड़ी क्वांटिटी डबल हो गई ये इनपुट आउटपुट की वजह से, बाकी का सब सेम रखा है। अब है ना, चलो इसका आंसर ढूंढता हूँ मैं। तो आंसर में सबसे पहला आंसर हम लिखते हैं कि भाई सबसे पहले में क्या पूछा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या फॉर्मूला होगी उसकी? सो सी ओ, बराबर है। तो सो सी ओ, फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट अगर मेरा 1 हो तो उसके लिए इनपुट कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना आया? 5100, तो उसके लिए मेरे को इनपुट कितने चाहिए? तो चलो 5100 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना आता है? 10,200, है ना। 10,200 मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हुई। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाइड करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी इनपुट की आई? 10,200,
और उसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना चाहिए, ये रहा 10 रुपए। तो अब मेरे को कितना 1,02,000 रुपए का स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन वो था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट की फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ये जो अभी हमने ढूंढा, माइनस एक्चुअल कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। अब है ना, ये तो यहाँ से मिल जाएगा कि भाई 1,02,000 है, माइनस ये कितना होगा, चलो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट अस सी। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट तो हमने ढूंढा है, अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूटिलाइज की, देखो 11,000 क्वांटिटी है और उसकी कीमत कितनी है, एक्चुअल प्राइस है 12 रुपया। तो अब बताओ कितना होता है, 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,32,000। 132 में से ये 1,02,000 माइनस करो तो 30,000 का डिफरेंस आएगा, है ना। ये 30,000 जरूरत से ज्यादा खर्चा हुआ तो ये एडवर्स वेरिएंस। आर यू गेटिंग एवरीवन, बच्चों ये समझ में आया सभी को?